वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसको लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लास अभी तक करा चुका हूँ। तो ये फिजिक्स का आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास है, यानी फिजिक्स आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर बाकी है उनको भी जल्दी करा दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास में 2 टॉपिक को कवर किया जाएगा। एक है तरंग गति मतलब वेव मोशन, और एक साउंड वेव पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो आज का ये वीडियो हो सके लंबा हो, बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो है। आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, उससे आप ही का नुकसान है। मैं जो करा रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए करा रहा हूँ। यदि कोई छोड़ के जाए तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस पढ़ने वाले बंदे चाहिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और सारे कॉन्सेप्ट क्लास को देख जरूर लीजिएगा। चलिए जो पहला वेव मोशन है तो स्टार्ट करते हैं। वेव होता क्या है? आप जानते हैं वेव क्या होता है? जैसे आप लोग तालाब में ईंटा मारते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं तो एक वेव फॉर्म होता है। देखिएगा वेव तो दूर दूर तक जाता है। उसमें होता क्या है, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब जाती है, स्थानांतरण होता है। तरंगों के द्वारा एक ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। मतलब वेव के द्वारा बेसिकली क्या होता है, ऊर्जा का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। तरंग मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। तरंग को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए वो कौन से हैं? एक है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, इसके बारे में जानते हैं। वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव एवं गैस में संचारित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। बेसिकली याद रखिएगा, ठोस, द्रव एवं गैस में संचारित होने वाली तरंग को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और कुछ आपको याद रखने का नहीं है। इन तरंगों के किसी माध्यम में संचालन के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में प्रात्यस्थता यानी इलास्टिसिटी और इनर्शिया के गुण मौजूद हो। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए क्या है, मतलब ज़रूरी है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया के गुण मौजूद हो उस पदार्थ के अंदर। तो कौन से पदार्थ, ठोस, द्रव एवं गैस में यह मौजूद हो। चलिए नेक्स्ट है, फिर यांत्रिक तरंग जो है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यांत्रिक तरंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है अनुप्रस्थ तरंग, है एक अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादातर। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जानते हैं, तो वो है ट्रांसफर वेव्स, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। याद रखिए, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा के परपेंडिकुलर होती है। कैसे परपेंडिकुलर होती है? तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स से याद रखिए कि जो वेव मोशन की दिशा होती है कणों के कंपन करने की दिशा के परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होती है, उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो याद रखिए टी से जो ट्रांसवर्स है, ये देखिए टी है तो ये एक परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर ही। तो याद रखिए परपेंडिकुलर दिशा के माध्यम के कणों की दिशा के लंबवत होती है। तो टी से आप याद रखिएगा कि ये परपेंडिकुलर होती है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है। जो है अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं वो केवल ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, एवं ठोस एवं द्रव के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या गैसों में जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं क्रेस्ट एवं ट्रफ के रूप में संचारित होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है ऐसे जब बनती है ना, तो ऐसे तो एक बनता है ट्रफ बनता है, एक क्रेस्ट बनता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एग्जाम्स में ये नहीं आएगा, क्योंकि क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है ये ज़्यादातर 10+2 लेवल में है। तो याद रखिए तब भी अनुदैर्ध्य में बनता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऊपर मैंने अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ाया, अब है अनुदैर्ध्य तरंगे।
मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, ये मैकेनिकल के अंदर ये दोनों हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ में क्या पढ़े थे, उसमें जो होती है परपेंडिकुलर होती है, पर इसमें देखिए पैरेलल होती है, समानांतर होती है। दोनों का बीच में यह एक बेसिक जो बोलता है डिफरेंस है कि जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा के माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो तरंगों का अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। याद रखिए, आपको डेफिनेशन नहीं रटना है, डेफिनेशन को भूल जाइए, बस याद रखिए इसमें यह समानांतर होती है कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश। तो बस ये पॉइंट याद रखना है, पूरा डेफिनेशन नहीं रटना है, डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आता है। अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। सभी माध्यम बोलने का मतलब क्या है, इसमें ठोस है, द्रव है, गैस है। तो आपसे पूछा जा सकता है अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कौन से तरंगे हैं जो सभी माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, या फिर गैसें किस तरंगे से उत्पन्न की जा सकती है। तो आपका आंसर आना चाहिए उस समय अनुदैर्ध्य। ये जो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आप कॉपी में लिखिए, सब चीज़ लिखने का जरूरी नहीं है। ये तरंग संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन ऑफ विर्लियन यानी रियर फ्रैक्शन के रूप में संचारित होती है। तो आपको एक पॉइंट और लिखना है कि अनुदैर्ध्य जो है कॉम्प्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन फॉर्म करती है। अनुप्रस्थ के बारे में क्या बताया था, तो वो क्रेस्ट बताया था ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करती है। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से बनता है। स्पीडन वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व तो अधिक होता है। तो स्पीडन वाले माध्यम पर दाब एवं घनत्व तो अधिक होता है, जबकि विर्लन वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व कम होता है। तो ये जो सब पॉइंट्स है ये आप लिखते चलिए। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे आदि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। याद रखिए, वायु में जो उत्पन्न होती है तरंगे, भूकंप में जो तरंगे रहती है, स्प्रिंग में जो तरंगे रहती है, वो सब क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। याद रखिए, ये सब एग्जाम्पल्स लिखिए और इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है, मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, मैकेनिकल वेव्स में 2 आते थे, एक अनुदैर्ध्य एक अनुप्रस्थ, और दूसरा जो है 2 भागों में बांटा गया है ना। तो दूसरा क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स इसको कहा जाता है। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगे भी होती है। यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल तरंगों के अलावे अन्य प्रकार की तरंगी होती है जिनके संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती है। इन्हें अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे आदि। मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई माध्यम का आपका आवश्यक नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हो या ना हो, यह तरंगे जरूर अपना काम करेगी। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सही डेफिनेशन है। बस आप याद रखिए, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और कुछ इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। चलिए नेक्स्ट है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए क्या है, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे आदि जो है ये किसकी एग्जाम्पल्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल्स है। चलिए अब देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते रहते हैं तथा रिक्त स्थान में प्रकाश की चल से आगे बढ़ जाते हैं। इन क्षेत्रों के संचालन की दिशा उन तलों के लंबवत होती है जिनमें यह स्थित होते हैं। इस प्रकार की दिशा उन तलों के लंबवत होती है जिनमें यह स्थित होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव कैसी रहती है, तो यह अनुप्रस्थ रहती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तथा इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन और ऊपर एक पॉइंट, यहीं से आपका बेसिकली इस जगह से क्वेश्चन यदि कोई एग्जामिनर बनाता है तो यहीं से बनाता है, और कहीं से इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत कम, जो मैंने जो पॉइंट बताए ना वो पॉइंट से ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। चलिए, इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य परिक्षण यानी वेवलेंथ का जो रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो कितना होता है 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻⁴ मीटर तक होती है। कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे सारणी में प्रदर्शित है। चलिए कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों को आपको दिखाते हैं। तो जो प्रमुख जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो गामा किरणें हैं उसकी जो खोज करता थे कौन थे, बैकुरल ने गामा किरणें की खोज की थी। और इसका बेसिकली आपका ये तरंग दैर्ध्य परिक्षण आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, तब भी देख लीजिए 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक इसका वेवलेंथ का रेंज होता है। आवृत्ति का परिसर क्या होता है हर्ट्ज में 10⁻20 से 10⁻18 तक होता है। और इसका मेन क्या आता है, इसका उपयोग आता है तो गामा किरणें का उपयोग इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। उपयोग क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिय तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें एक्स किरणें आती है जिसकी खोजकर्ता रॉन्जन ने की है। ये मैंने टेस्ट में अभी तक बहुत बार इसका नाम ले चुका हूँ तो मुझे याद हो चुका है, तो आपको भी याद हो गया होगा। तरंग दैर्ध्य इसका परिसर 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक है तरंग दैर्ध्य का परिसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति परिसर 10⁻18 से लेके 10⁻16 तक। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, नोट कर लीजिए, इतना मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो उपयोग आता है, इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। एक्स का यूजेस आता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का है पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस। खोजकर्ता का नाम याद रखिए रीटर है। तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻⁻7। ये वेवलेंथ का रेंज थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से कभी काल आ जाता है इसलिए ये बोल रहा हूँ, एक बार बस देख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसको याद करने में। और इसका आवृत्ति परिसर 10⁻16 से लेके 14 तक है। एक बार इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, बाकी जगह से नहीं आता पर यूवी रेस से आ जाता है कभी काल। नेक्स्ट है उपयोग। इसका उपयोग क्या है, सेकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, बेसिकली यूवी रे का यही काम है। अभी यूवी रे का उपयोग जगह जगह जो बड़े बड़े शॉप है, मॉल्स हैं, उनमें किया जा रहा है प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, कोरोना वायरस के लिए। आज मैं न्यूज़ में देखा इसलिए आपको उतना बता दिया। विद्युत चुंबकीय तरंगे है हस्य विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन। इसकी खोज करता है न्यूटन। तरंग दैर्ध्य परिसर है 3 × 10 9 × 10⁻⁻7 से 7.8 × 10⁻⁻7 तक। नहीं आएगा, दरकार नहीं है आपको पढ़ने का। ये आवृत्ति परिसर 10⁻14 से लेकर 10⁻12 तक। बस अब आपको ये नहीं आएगा, लेकिन आपको बता देना एक बार ज़रूरी है। इसे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है विजिबल रेडिएशन से। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे में क्या आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। खोजकर्ता हॉर्सेल है। तरंग दैर्ध्य परिसर देख लीजिए आप लोग 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से है 10⁻³ तक। नेक्स्ट है इसका आवृत्ति परिसर, एक बार देख लीजिए 10⁻12 से 10⁻10 तक है। इसका उपयोग याद रखिए, यह किरणें ऊष्मीय विकिरण से देखिए बैटरी भी कम हो गया है, अब उसको क्या लगाना होगा, पावर बैंक लगाना होगा। चलिए लगाते हैं। यह किरणें ऊष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सेकाई करने में, टीवी में रिमोट कंट्रोल करने में इसका बेसिकली यूज़ होता है। हाँ तो चलिए, जो इसका उपयोग बता रहा था, कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सेकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में।
तो बेसिकली चार्जर तो फिट कर दिया है मैंने, चलिए अब क्लास चलेगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे है जो शॉर्ट रेडियो वेव्स है। खोजकर्ता इनका क्या है, हेनरी हर्ट्ज है। तरंग दैर्ध्य परिचय 10⁻³ से 1 मीटर तक है। इसका थोड़ा याद रखिएगा, शॉर्ट रेडियो वेव्स का कभी काल पूछ लेता है और बाकी किसी का नहीं पूछेगा। और इसका आवृत्ति परिचय है 10⁻10 से 10⁸ तक इसका आवृत्ति परिसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है टेलीविज़न एवं टेलीफोन में रेडियो वेव्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग रेडियो वेव्स भी है। इसका उपयोग, इसका जो खोज करते थे वो कौन थे, मार्कोनी थे। परिसर है 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक एंड इसका आवृत्ति परिसर है 10⁶ से 10⁴ हर्ट्ज तक। अब इसका उपयोग देख लीजिए, लॉन्ग रेडियो वेव्स का इस प्रकार की तरंगों का उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में होता है। चलिए अब चलते हैं वेव मोशन की तरफ। वेव मोशन में आगे क्या क्या पढ़ना है। जब हम तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर में गिरने के स्थान पर डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है, जबकि माध्यम के कण यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार के विक्षेप को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को वेव मोशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप एक तालाब में ढेला फेंक रहे हैं तो उसमें जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा, उसमें जो वेव पैदा होगा वो देखिएगा ऊपर नीचे रहता है, यानी वो जो पानी की सतह से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर यानी लंबवत कोण बनाता है, वैसे मोशन को ही क्या बोला जाता है, वेव मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फेज ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन की जो कला है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उससे उस क्षण पर उस कण के कंपन की कला कहते हैं। बेसिकली डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा बट आपके सिलेबस में है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ही। अतः कंपन की कला वह राशि है जो कंपन करने वाले कण के विस्थापन एवं गति की दिशा तथा अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष क्षण पर व्यक्त करती है। तो इसमें से बेसिकली इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन का दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा माध्यम के कणों के कंपनों के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बस याद रखिएगा, अनुक्रमानुपाती होता है, आयाम के वर्गों के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से बेसिकली कुछ आता नहीं है। माध्यम कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। टाइम पीरियड याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेवलेंथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन करने के लिए तो हम लोग वेवलेंथ में थे, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। एक बार और वेवलेंथ को बता दे रहा हूँ। माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उससे तरंग दैर्ध्य करते हैं, यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंखों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न एवं विरलन के बीच की दूरी को तरंग कहते हैं। बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन कभी आता नहीं आपके एग्जाम्स में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या आ सकता है, तो ये फॉर्मूला पे बेस कुछ आ सकता है। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। n = 1/t इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 1/t। सभी प्रकार की तरंगों में तरंगों का वेव तरंग व आवृत्ति के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। तो यह क्या संबंध है, तो देखिए ये संबंध के ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह क्या होता है, तरंग का वेव यानी v, आवृत्ति यानी n, इंटू
तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। तो v इक्वल टू n इंटू लैम्डा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कभी काल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये छोटा सा चीज़ है जिसमें आपको 2 पैरामीटर्स दिया रहेगा और थर्ड पैरामीटर्स आपको निकालना होगा। क्या यह हार्ड है? ज़रा सा भी यह हार्ड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब ध्वनि तरंगे के बारे में जानते हैं। तो ये काफ़ी छोटा चीज़ है और बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ध्वनि, चलिए थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ना कि अनुप्रस्थ। पहला क्वेश्चन यही बनता है आपके एग्जाम्स में कि साउंड जो है किस प्रकार की तरंग है। तो साउंड एक अनुदैर्ध्य तरंगे है। एंड यही लाइट पूछा जाए तो वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले ही पॉइंट इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है, लेकिन सब प्रकार का कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है, उनकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा और उन्हें हम सुन सकते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से कम या अधिक होती है, उसके लिए हमारे कान सामग्री नहीं है और हम उस ध्वनि की अनुभूति नहीं होती है। यानी जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है, उसी ध्वनि को हमारी कानें सुन सकती है। यदि कोई उससे कम हो या उससे यदि अधिक हो तो हमारी कानें उनकी अनुभूति नहीं कर सकती है। अतः ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर अलग अलग हो सकती है। सबकी अलग अलग कैपेसिटी ध्वनि की सुनने की हो सकती है। नेक्स्ट है, अब है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इंफ्रासोनिक किसे कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य के कान सुन नहीं सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से नीचे रहेंगे उसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑडिबल वेव्स। तो यह क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों के मनुष्य के कान सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 के अंदर कुछ भी रहे, इसे जो हमारा कान सुन सकता है और इसे ऑडिबल वेव्स कहा जाता है। तो आपसे हो सकता है ऑडिबल वेव्स का रेंज पूछ ले या रेंज के आधार पे वो पूछ ले। कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। याद रखिएगा, रेंज भी आपको याद करना है और किसे मनुष्य सुन सकता है, किसे नहीं सुन सकता है, उसे भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गॉल्टन की सीटी के द्वारा दाब वैद्युत प्रभाव यानी पियाजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। तो इससे आपका ज़रूरी नहीं है। आपका जो ज़रूरी है, इसे कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली। कितने हर्ट्ज से ऊपर रहता है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहता है। नेक्स्ट है, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इसमें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। अब इसका जो एग्जाम्पल्स है उसको देखिए। नेक्स्ट क्या है? तो इसका जो यूज़ कहाँ होता है? संकेत भेजने में अल्ट्रासोनिक का, समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी अल्ट्रासोनिक का यूज़ कर सकते हैं। कीमती कपड़ों में वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों साफ करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। कारखानों की चिमनियों से काली हटाने में भी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गाठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के
ट्यूमर का पता लगाने में आदि में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो आज की यह क्लास आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड आपका फिजिक्स का जो सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस ख़त्म करा चुका हूँ, तो फिजिक्स में अब शायद ही आपका कुछ बचा हो। यदि बचा हो तो थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। और यह ऐसा करने वाला पहला चैनल भी बन चुका है जो टॉपिक वाइज आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिया हूं। बस केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स बाकी है, उसको भी ख़त्म करके इतिहास रेस्ट डालना है कि एग्ज़ाम्स आया नहीं उसका पहले नेवी या हमारा साइंस का सिलेबस ख़त्म। नेक्स्ट एक वीक में मैं जीके को भी ख़त्म करने का पूरा कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना ही एक मकसद है, और आप लोग सिलेक्शन लेके भी रहिएगा, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस आपको जो बताऊं वैसे करो, सिलेक्शन आराम से होने वाला है आप लोगों का। 10 जगह इधर उधर किसी को दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।